अपने नेता के प्रति वो कार्यकर्ता आश्वस्त हो जाता है जिसको नेता का आशीर्वाद मिल जाता है। ऐसे ही आशीर्वाद मिला है कार्तिकेय राणा को, जो 2022 का चुनाव लड़ चुके हैं देवन विधानसभा से, क्योंकि बहुत कम वोटों से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। विकास कार्यों की बात करेंगे, मुद्दों की बात की जाएगी, देवन विधानसभा के हर उस पहलू की बात की जाएगी जिस पहलू का वास्ता जनता से है। कार्तिकेय राणा जीडी न्यूज के साथ में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आपका जीडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चुनाव में तो हार का सामना करना पड़ा था, टीस रही है। देखिए, हार जीत तो राजनीति में होती है। ये हार जीत किसी भी व्यक्ति के जो कामयाबी है उसको कोई मानक नहीं होता। ये तो संघर्ष है, ये हमारा प्रोफेशन है। इसमें हार जीत तो होती रहती है। आदमी को निरंतर अपना प्रयास करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। बहुत बड़े बड़े नेता हारे, अटल बिहारी वाजपेयी हारे अपने चुनाव पहले, नीतीश कुमार अभी बिहार का चुनाव चल रहा है वो चुनाव हारे, और बड़े बड़े नेता, इंदिरा गांधी हारी। तो चुनावी दंगल है, हार जीत तो लगी रहती है। हार जीत लगी रहती है। आदमी को निरंतर अपना प्रयास करना चाहिए और समाज के बीच में बना रहना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। कार्तिकेय जी, कैसा लगता होगा जब पिता की जो उस विरासत को देखते होंगे जिसमें जो बड़ी सफलता रही है, दादा आपके जो प्रमुख रहे हैं, विधायक के चुनाव लड़े हैं, पिता आपके विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, माता जी आपकी प्रमुख तक बनी है, तो कैसा महसूस होता है कि इतनी बड़ी विरासत को लेके आप भी संघर्ष कर रहे हैं? देखिए, विरासत तो है ही है। देखिए, उसमें तो कोई दोराई नहीं है। बड़ों ने बहुत, हमारे पूर्वजों ने, बड़ों ने बहुत मेहनत करी है, समाज के बीच में बने रहे हैं और निरंतर अपना काम किया है लोगों के, समाज के कल्याण के लिए, हितों के लिए। हम लोग 3 पीढ़ी से पब्लिक में बने आ रहे हैं और 3 के मैं मानता हूँ चौथी पीढ़ी होगी। दादा सरपंच भी रहे हैं आप? जी दादा, ये चौथी अंग्रेजी राज से चला आ रहा है। जी अंग्रेजी राज से चला आ रहा है हम लोग का। तो हमारा ये काम है। देखिए, हमारा कोई व्यापार नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई फैक्ट्री हमारी नहीं चल रही, कोई हमारा ऐसा व्यापार नहीं है। प्रोफेशन है आपका, ये सेवा है, क्या मानते हैं? देखिए, प्रोफेशन भी है और सेवा भी है। अब जब हमने बचपन से अपने बड़ों को समाज में रहते हुए देखा है, समाज के लिए, लोगों के लिए, दबे कुचले वर्ग के लिए मेहनत करते हुए देखा है, परिश्रम करते हुए देखा है, और अपने आप को समाज के लिए हम, हमारी 4 पीढ़ी कब गई है, तो हम आगे आने वाले टाइम में हम लोग भी उसी तरीके से उन्हीं की लाइन पे, उन्हीं के मार्गदर्शन पे, उन्हीं के सिद्धांतों के ऊपर अपना काम करते हैं और पब्लिक में बने रहते हैं। और चुनाव की जो राजनीति की बात है, हमारा में मुख्य काम लोगों के बीच में रहना, समाज के लिए काम करते रहना है। आस्थावान है आप, पूजा पाठी बहुत है, घर से निकलते हैं, पूजा करके निकलते हैं, तिलक विलक लगा के निकलते हैं? जी, मैं पूजा पाठ करता हूँ और ये मेरा शुरू से ही बड़ों को देखा है। और पापा करते थे इस तरह, घर से जब निकलते थे तिलक विलक? जी जी, टीका तो नहीं लगाते थे लेकिन पूजा करते थे। हम भी पूजा करते हैं। तो बैठा लेते थे पूजा में आपको? आ जाओ, बैठो भाई। हाँ हाँ, पूजा में सबको बैठना पड़ता था। हमारे यहाँ देखो, हमारा बड़ा एक जॉइंट परिवार रहा है शुरू से, और पूजा पाठ हो, कोई प्रोग्राम हो, कोई कार्यक्रम हो, कोई त्योहार हो, तो पूजा में सब लोग साथ ही बैठते हैं, पूजा कराते हैं। और उन्हें देख के ही बड़े हुए हैं, तो आगे ऐसे संस्कार उन्होंने हमें दिए हैं कि सुबह घर से निकलते हैं तो पूजा पाठ करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। इष्ट किसे मानते हैं आप अपना? देखिए, हालांकि आपका निजी जिंदगी का सवाल है, लेकिन कुछ दर्शक आपको जानना चाहते हैं कि जय भाई कार्तिकेय राणा का जीवन क्या है, कैसे संघर्ष कर रहे हैं, किसको मानते हैं? मैं पूजा के, अगर आप उसमें ये व्यक्तिगत बात है आपसे की जा रही है, परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं, तो मैं बताता हूँ। मैं पूजा हर सब भगवान की करता हूँ, माता रानी की करता हूँ। इष्ट देवता मैं विष्णु भगवान को मानता हूँ, और पालनहार को। हाँ, पालनहार को। और लेकिन मैं वो जितनी, चूंकि सब एक है, जो एक सब समान है। शिव जी भी एक है, और भगवान श्री महादेव और भगवान श्री विष्णु एक ही है, एक ही। और दोनों की हम पूजा करते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं। और भाई, भगवान देखिए एक है। ये तो एक, चूंकि सब कहानियां हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है मैं एक ही, तो सबके रूप अलग अलग है, तो पूजा तो हम लोग सभी करते हैं। चलिए, लौटते हैं देवन की सियासत की ओर। देवन की सियासत में बात करता हूँ, उस वाक्य का जिक्र करता हूँ जब 2012 में आपके पिताजी को जीत मिली थी, एक अच्छी जीत मिली थी। अखिलेश यादव जी की सरकार बनी थी और सत्ता के आप मंत्री बने थे, आपके पिताजी मंत्री बने थे। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ 2000 तक वो चक्र चला है, वो रथ का पहिया चला है जिसको विकास के नाम से जाना जाता है। आपके पिताजी ने काफी काम वहां पे कराया है, एक अच्छे लोकप्रिय विधायक वहां पे रहे हैं। लेकिन अंत समय में जो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा और पीड़ादायक निधन उनका हुआ है, और उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा।
1 साल तक माविया अली जी विधायक रहे हैं। बाद उसके जो 2017 में चुनाव हो जा रहा है और चुनाव में एक नया चेहरा उभरता है ब्रजेश सिंह के नाम पर। ब्रजेश जी चुनाव में जीत जाते हैं, विधायक बनते हैं सत्ता के योगी राज में। इसके चुनाव में फिर चुनाव होता है, कार्तिक राणा बहुत अच्छे चुनाव लड़ते हैं। चुनाव जो है ब्रजेश जी का होता है, कार्तिक राणा का होता है। इस बार भी कार्तिक राणा चुनाव हार जाते हैं और ब्रजेश जी चुनाव जीत जाते हैं और सरकार के मंत्री बन जाते हैं। मैं 2012 से 2025 आज जब हम खड़े हैं, देवन के विकास को आप कैसे देखते हैं? क्या वो पहिया, विकास का पहिया जो आपके पिताजी ने, स्वर्गीय राजेंद्र राणा जी ने चलाया था, क्या वो आज मंत्री रहते हुए ब्रजेश जी चला पा रहे हैं, या कहने के लगता है कि वो विकास नहीं हो पा रहा? इस पिछले जो हमारा कार्यकाल बीता 12 से लेकर 2025 आज हम खड़े हैं, 27 भी आने वाला है। देखिए 2012 में प्रदेश में समाजवादी की सरकार आई थी। 2012-17 का कार्यकाल समाजवादी सरकार का रहा और देवन पूरे जनपद में इकलौती ऐसी सीट थी जो देवन से ही एक एमएलए बने थे, स्वर्गीय राजेंद्र सिंह राणा मेरे पिताजी। और समाजवादी पार्टी और सभी सीटें हार गई थी जनपद में, मुझे जो ध्यान है। और 12 से लेके 14-15 तक मेरे पिताजी ने सक्रिय होके सारा काम क्षेत्र में करवाया। उसमें से मुख्य जो सड़कें थी जिनकी बहुत जर्जर अवस्था थी, सड़कों को जाल बोलते हैं। जिस तरीके का हमारे पिताजी ने चुनाव में भी वादा किया था हम लोगों से, मुख्य तौर पे सिडगी जबरेड़ा मार्ग और देवन बड़ला मार्ग, जो कि सिडगी जबरेड़ा लगभग 28 किलोमीटर का है, देवन बड़ला मार्ग वह लगभग 30-32 किलोमीटर का है, और ननौता देवन मंगलोर मार्ग जो कि 56 किलोमीटर का हाईवे है जो 3 स्टेटों का कनेक्ट करता है जी। और ये सड़कें मेरे स्वर्गीय पिताजी द्वारा ये कराई गई। और इसके अलावा जो देवन से उस समय 12 में ऐसी स्थिति थी कि अगर आप, मुझे नहीं पता इससे पूर्व विधायकों ने क्या करा, अपनी सरकारों में क्या करवाया था, लेकिन मुजफ्फरनगर से जो काकालेडी वाला रास्ता था, मुझे आज भी ध्यान है कि 12 के जो चुनाव की तैयारी हमारे पिताजी ने करी थी, सहारनपुर हमारा आवास था, तो सहारनपुर से जाया करते थे तो ट्रेन में जाया करते थे देवबंद तक, जिससे सड़कों से न चले। हाँ, चूंकि सड़कों का रास्ता इतना खराब था कि सड़क अगर आप गाड़ी लेके जा रहे थे तो गाड़ी खराब होगी और वरना तो आपको 1.5-2 घंटा वहां पहुंचने में आपको देवबंद लगता था। तो वो एक मुख्य मार्ग ये, हालांकि ये जो हाईवे था ये गोरखपुर में जा रहा था, लेकिन हमारे पिताजी ने माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी से आग्रह करके, निवेदन करके ये रास्ता जनपद सहारनपुर के लिए उनसे मांगा और उन्होंने भी ये 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारे जनपद सहारनपुर को तोहफे में दिया। और आज आप देख रहे हैं कि उस हाईवे से दुनिया चल रही है। अपने आप में जो 2-2.5 घंटा लगता था अब आधा घंटा लगता है पहुंचने में। उसके अलावा हर गांव में जनेश रमेश लोहिया योजना के अंतर्गत 1-2 करोड़ 1.5 करोड़ की सीसी हर गांव में पूरे क्षेत्र में कराने का काम उन्होंने किया। तो अपने आप में 3 सालों का समय उन्हें मैं मानता हूँ कि थोड़ा कम मिला, अगर और समय मिलता तो बहुत और अच्छे काम करते। बल्कि हमारी सरकार ने एक स्टेडियम भी पास कर दिया था जिसके लिए 90 करोड़ रुपए देवबंद तहसील पे वो आ भी चुका था, लेकिन जाती हुई सरकार थी, हम लोग पूरा नहीं कर पाए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 साल से, हम लोगों ने उन्हें भी आग्रह करा कि मैंने कहा जनहित का कार्य आप इसे करवा दीजिए, लेकिन वो पैसा वापिस ही गया शासन को, कुछ कोई करवा नहीं आपने पाया। आग्रह किया था? जी हमने आग्रह किसको किया था? हमने जो मौजूदा विधायक है मंत्री कहा था पहली योजना में, कहा आपको विधायक फोन करके। जब आदमी विधायक बन जाता है तो अगर वो बन गए थे पहली योजना में विधायक, आज विधायक है तो सभी के विधायक है। तो जनहित का कोई कार्य हो जो जहाँ हम नहीं कर सकते हम उन्हें भी तो क्या मानते हैं कि जय केवल राजेंद्र सिंह राणा की वजह से नहीं वो स्टेडियम बन पाया? आपने आग्रह किया इसलिए नहीं बन पाया? राजनीति की गई है इतने बड़े जनहित के कार्य को लेके। हम लोग इतना पिछड़ गया ये क्षेत्र, आज इसे कोई कल्पना नहीं कर सकता। युवाओं के पास रोजगार नहीं है, युवा। हम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। लोकप्रिय योजना, इतना बड़ा स्टेडियम, आपने 90 करोड़ का जिक्र किया है। 90 करोड़ का राजेंद्र सिंह राणा ने मंत्री रहते देवबंद को इतना युवाओं के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट और वो वापस जाने दिया। क्या लगता है कि राजनीति हुई है उसको लेकर? देखिए राजनीति हुई है बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए स्थानीय विधायक ने किया, सरकार ने ऐसे है ना। देखिए हमारे जो सरकार थी उसमें क्या होता था, विधायक नेताओं के ऊपर एक दबाव होता था कि यार हमें अगर दोबारा लोग हमें चुनेंगे तो हमें लोगों के लिए काम करना पड़ेगा।
और उस टाइम पे इतना इतना हिंदू मुस्लिम नहीं था, इतना ज्यादा ध्रुवीकरण नहीं था। जो हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण इतना नहीं था और इतनी ज्यादा कम्युनिज्म नहीं था। तो अब उस समय में लोग मेहनत करते थे, लोग परिश्रम करते, लोग चाहते थे कि क्षेत्र का विकास हो। तो हमारे पिताजी ने सोच के कि यार हमारे यहाँ युवा बहुत है, तैयारी करते हैं आर्मी की, पुलिस की भर्ती के लिए, सुबह दौड़ते, आप सड़कों पर देखते होंगे, हर समाज के घूमते हैं, दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन उनके पास कोई स्टेडियम नहीं है। सड़कों पे क्यों दौड़ रहे हैं? चूंकि आपके पास स्टेडियम नहीं है, आपके पास ऐसी सुविधा नहीं है। खेल कूद में हम लोग सबसे पिछड़े हुए हैं। हरियाणा में आप देख लीजिए, हरियाणा में इतनी सुविधा, हरियाणा पंजाब में तो वहां से नाम जाते हैं। यूपी में क्यों नहीं जाते? इतना बड़ा राज्य है हरियाणा पंजाब के दोनों मिला के, उससे भी बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश है, यहाँ से कम लोग जाते हैं। और पश्चिम उत्तर प्रदेश से बिल्कुल नहीं जाते हैं। तो इसलिए हमारे पिताजी ने सोचा कि ये काम कराना चाहिए। लेकिन पिछले 8 साल में प्रयासों के बावजूद, चूंकि हमारी सरकार नहीं, अगर हमारी सरकार होती या सरकार हमारी कभी आएगी तो हमारे मुख्य एजेंडे पर रहेगा कि युवाओं के लिए कम से कम एक स्टेडियम की व्यवस्था नहीं देवबंद क्षेत्र में कराया जाए। कार्तिकी जी, सवाल ये है कि वो वापस क्यों गया है, बना क्यों वापस नहीं है? सियासत किसने की है? वापस इसलिए सरकार ने सियासत की है या स्थानीय जो आप जी हम बता रहे हैं, वापस इसलिए गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जीतने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो लोग, उन्हें लगता है कि कुछ काम जो मोदी जी ऊपर से बोल रहे हैं वही अपना बोलते रहेंगे, वही अपना लोगों में मार्केट करते रहेंगे, अब इसी बात पे हम लोग जीत जाएंगे। तो उनके ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं है पब्लिक का कि उन्हें ऐसे जनहित के कार्य करने पड़े। तो इसलिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं करा। कहने के मतलब आप बाद ये सीधा कह रहे हैं कि जो अगर मंत्री जी प्रयास करते, वर्तमान कितनी मंत्री बड़ी जी, बात है। आप कहने को ये कहे मैं योगी जी का खास हूँ, मैं मंत्री हूँ। सर यार, मंत्री कोई छोटी चीज थोड़ी ना होती है। आपको वैसे भी पोर्टफोलियो पीडब्ल्यूडी का रखा है राज्य मंत्री, और आप कहने को मैं मुख्यमंत्री जी का खास हूँ। इतना बड़ा काम, बड़ा कोई कार्य थोड़ा था। स्टेडियम के 90 करोड़ रुपए जो थे उसे आपको जमीनें तो दिलवा रही थी। आप अपने एसडीएम को बोलते, अपने डीएम को बोलते कि आप जमीन उपलब्ध करवाइए। ग्राम समाज की दुनिया भर की जमीन लोग देने को तैयार है, उतारू है। या अगर आप जमीन नहीं है तो आप जमीन लेते, अधिग्रहण करते। कितनी बड़ी जगह बात है, 200-250 बीघा 300 बीघा जमीन लेनी इतने बड़े क्षेत्र में। तो ये आपकी मंशा नहीं थी, आपकी मंशा खराब है। आप लोगों के लिए कार्य नहीं करना चाहते, आप लोगों के लिए मेहनत नहीं करना चाहते। आप ये सोच के बैठे हैं कि भाई सरकार तो आ ही जाएगी हमारी, आखिरी में हिंदू मुस्लिम हो जाता है तो हम लोग जीत ही जाएंगे। इस आधार पे उन्होंने परिश्रम नहीं करा, मेहनत नहीं करी। और इस काम में अगर थोड़ा सा भी एफर्ट लगा देते हो जाता। मानते हैं कि जो मंत्री जी का एजेंडे में नहीं है विकास, आप तो ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं ये वर्तमान मंत्री जी के एजेंडे में है नहीं विकास कार्य, क्योंकि जब जिस तरह का आप ये 90 करोड़ का प्रोजेक्ट वापसी चला गया, जो सरकार ने सेशन किया हुआ था, माना हुआ था, वो वापस चले गया, तो एजेंडे से बाहर की चीजें हो गई ना, आप तो ये कह रहे हैं। देखिए, मैं वही बात कह रहा हूँ। देखिए, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि भाई हर आदमी चाहता है कि कुछ काम करे क्षेत्र के लिए, लेकिन उनका ये प्रोफेशन नहीं रहा समाज सेवा का। उनका बड़ों का कभी ऐसा ये लोग पब्लिक में नहीं रहे, इन्होंने कोई आंदोलन नहीं करा, ये लोग कभी सड़क पर धरना प्रदर्शन इन्होंने नहीं करा, इन्होंने लोगों की मांगों के लिए कभी कार्य करने का काम नहीं करा। देखो, ये लोग व्यापारी लोग हैं, उनकी मंत्री जी की गलती नहीं है, वो व्यापारी है और व्यापारी की तरह उनकी सोच है, व्यापारी की तरह सोचते हैं वो। जनता को, पब्लिक को भी, इंसान को इंसान नहीं मानते। ये सोचते हैं कि जिस तरीके से व्यापारी अपना भाई अपना पैसे पे, अपने काम पे ध्यान देता है, उतना बहुत दे रहा है। वो समाज सेवा की उनकी सोच ही नहीं है, उतनी आगे तक सोच नहीं पाते, इसलिए कर नहीं पाते। नहीं, व्यापार करना क्या गलत है, गुनाह है? व्यापार करना गलत है, गुनाह है? व्यापार करना ठीक है, लेकिन जब आप राजनेता है और आपको लोगों ने चुन के भेजा हुआ है, तो आपका पहला जो कार्य है वो आपका जनता का होता है। अपेक्षा क्या है देवन की जनता से? आज सरकार के मंत्री हैं, वो बहुत ज्यादा विकास कार्य करा जाते, लेकिन अपेक्षा क्या है, कारण क्या है कि विकास नहीं हो पा रहा वहां पे जितना होना चाहिए था मंत्री होने के बाद में? मैंने आपको कारण जैसे बताया ना कि देखिए, उन्होंने कभी काम नहीं करा इस तरीके का, तो उन्हें पता नहीं है। एक तो बेचारों को नॉलेज कम है, एक उन्हें मालूम नहीं है इतना, और दूसरा एक उन्हें ये लगता है कि सरकार जीत तो जाएंगे ही, कि हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। हमारे यहाँ पर देशों ऐसा है कि आदमी सोचता है कि यार हिंदू मुस्लिम की गिनती हो जाती है, हिंदू मुस्लिम में गिनती होती है कि यार जीत तो मैं जाऊंगा। मानते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है। जब आपको, हाँ बिल्कुल जानकारी होती तो यार ये बताइए। 8 साल से विधायक है। अरे 8 साल से विधायक है, आप जाके देखिए जो सरकारी चिकित्सालय है देवबंद का, वहां जाके देखिए, वहां पे एक मशीन नहीं है आज की तारीख में। पिछले 8 सालों में आपने क्या काम करा है? कुछ नहीं करा है। वहां पे बारिश होती है, पानी भर जाता है,
तो आपने एक मशीन आपके पास नहीं है, कोई आदमी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाए, आप दिखा नहीं सकते वहां पे देवबंद में। और रही बात आप फ्लाईओवर, जितनी जितनी सड़कें हमने अपने सरकार में बनवाई थी, उसके अलावा एक सड़क उन्होंने बनवाई नहीं है वहाँ। ये रोहाना से हाईवे आ रहा है, देवबंद के ऊपर फ्लाईओवर जाता है, आज भी आप जाके देखिए, कैमरा आप ले जाके देखेंगे, वहां पे एक स्ट्रीट लाइट नहीं है। रात के टाइम फ्लाईओवर के ऊपर किसी, मान के चलिए किसी की लाइट खराब हो जाती है तो बचेगा ही नहीं सामने वाला। तो आप इस तरीके, और आपने क्या कार्य करा? कुछ भी नहीं करा है। तो यार आपके विकास की तो कोई बात ही नहीं बैठती। हमारे यहाँ देवबंद क्षेत्र में अभी कल मेरा दौरा था, इधर के 28 गांव है, 28 गांव बड़गांव क्षेत्र के, और वहां पे 28 गांव दुनिया में नंबर 1 उनकी अभी सूची आई है। बीबीसी ने एक सर्वे करा था, बीबीसी के सर्वे में और वाइस के सर्वे में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर केसेस एशिया में है, और एशिया में सबसे ज्यादा कैंसर केसेस पूरी दुनिया में हमारे क्षेत्र के गांव शिमलाना में है। यहाँ पे डमोले से ये हिंडन नदी का पानी जाता है, और वो पानी की वजह से हर घर में एक कैंसर पेशेंट है। तो आपने आज तक उसके लिए कुछ नहीं करा। आपने गांव की सड़कें तोड़ तोड़ के पाइपलाइन कीजिए, हम पानी देंगे, हम टंकी से आपको पानी सप्लाई कराएंगे, वो आपने सड़कें तोड़ के 2-2, 3-3 बार तोड़ के आपने कार्य करवा दिया, लेकिन पानी आज तक लोगों के घर नहीं पहुंचा। तो आप कौन से विकास कार्य की बात करें? नहीं तो कैंसर क्या सरकार प्रोवाइड करा रही है? कैंसर क्या सरकार प्रोवाइड करा रही है? कैंसर सरकार ही प्रोवाइड करा रही है। अब इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, इनका पानी जाता है, आप इन्हें ट्रीट नहीं कर रहे हैं। एनजीटी की साफ साफ गाइडलाइंस है कि ईटीपी और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स आप लगाइए फैक्ट्रीज में, ताकि जो सुनने में आया तो ये भी बन पड़ा यमुना एक्शन प्लान जो है यहाँ पे सब बन पड़ा है। आप देखिए सहारनपुर में जो है, आप समझ पा रहे हो? हम समझ गए। देखो, चाहे यमुना एक्शन प्लान जो सरकार के जो योजना थी, या गंगा की सफाई की बात हो, सरकार, इस सरकार में खाली ये लोग मार्केटिंग के ऊपर जीते, और हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा उसे खराब करके, और अपना जो इनकी झगड़ा करवा के, इनके बीच में खाई पैदा करवा के कम्युनलिज्म की राजनीति ये लोग करते हैं। बाकी कार्य के नाम पे सुनी है। मुझे नहीं लगता कि पिछले 8 सालों में मेरे क्षेत्र में तो काम हुआ है। मैं और जगह भी देखता हूँ, इतनी खराब हाईवे बना रहे। आप देखिए ना, आप ईस्टर्न पेरिफेरल, इन्होंने बताया कि हमने हाईवे बनाया, गडकरी जी, मोदी जी आए यहाँ पे। आप वहाँ पे जाके देखिए, अगर 80 से ऊपर आपकी गाड़ी चली तो आपकी गाड़ी, मतलब इतने गड्ढे हैं, जंपिंग लेती है वहाँ पे। हमारे नेता का आप हाईवे देखिए, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, आप पानी का गिलास भी रख देंगे ना डैशबोर्ड पे, पानी के गिलास से पानी छिटक नहीं सकता है। तो इस तरह काम, कोई क्वालिटी नहीं है, जल्दबाजी में। और इतना पैसा इन्होंने आम लोगों का टैक्स का जो वसूल के इन लोगों ने हाईवे बनाया है, तो क्वालिटी कुछ भी नहीं है। सुनिए, आप ये वाला हाईवे देख लीजिए, अभी ये बना है देवबंद और ये देहरादून और ये यमुनानगर अम्बाला वाला, इसमें भी इतनी खराब है रास्ता कि आप देख लीजिए। कुछ भी, मतलब इतना पैसा आप लोग जनता का इकट्ठा करके हाईवे बना रहे हैं और उनको टोल थोप रहे हैं। तो कम से कम हाईवे की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कम से कम ठेकेदार अच्छा रखे। ये थोड़ा ना है कि यार, नहीं, गाय तो संरक्षित है ना, अब गाय तो संरक्षित है ना। हाँ, संरक्षित है ना। आप जाके देखिए, बाहर निकल के प्लास्टिक खा के मर रही है गाय। आप देखिए, कूड़ा कचरा, गांव गांव में गौशाला खुल रही है। गाय गंगा गायत्री की बात के लिए सरकार, मैं कह रहा, गाय का अगर आप इसका आंकड़ा लगाइए, सबसे पहली बात, बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान, जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट केंद्र में थी, तो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था। आज हिंदुस्तान नंबर 1 का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बीफ का है। तो ये रही गाय की सुरक्षा की बात। गुलाबी क्रांति में परसेंटेज वैल्यू बढ़ के नंबर 1 पर। हाँ, और उसमें मुख्य तौर पे जो लोग हैं, जिनकी ये फैक्ट्रीज है, जो प्लांट्स है, मुख्य तौर पे वे लोग सब हिंदू लोग हैं, और कहीं ना कहीं सबका कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी और आरएस से है। कार्तिकी जी, अक्सर सुनने में आता है कि डबल इंजन की सरकार, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ कि देवबंद की मैं प्रॉपर बात को, देवबंद में तो जो है 4-5 इंजनों की सरकार चल रही है। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी से वास्ता रखते हैं, योगी जी भारतीय जनता पार्टी से वास्ता रखते हैं, मंत्री विशेष जी भारतीय जनता पार्टी से वास्ता रखते हैं। आपके नगर पालिका अध्यक्ष पहली बार 70-75 सालों में भारतीय जनता पार्टी से वास्ता रखते हैं। 4 लोगों की सरकार देवबंद में चल रही है, फिर आप विकास पे उंगली उठा रहे हैं। अब वही तो बात है ना, इतने लोग हैं, जब इतने पद है आपके पास, प्रमुख आपका, नगर पालिका चेयरमैन आपका, खुद आप मंत्री, विधायक, और सारे मुख्य पद जितने सारे भारतीय जनता पार्टी के आप लोगों ने जितवाए हैं,
उसके बावजूद भी अगर काम नहीं होता तो लोग प्रमुख तो को जोड़ सवाल, दे, हमने पांच 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 तरह के हो गए अब तो। हाँ तो लोग सवाल तो उठाएंगे कि भाई आप पे इतने सारे पद है और सब चीज आपने घेरी हुई है, लेकिन कार्य के नाम पे कुछ भी विकास नहीं के है। पहिए वो ब्रेक कहाँ लगा है, जो पांच पांच हमारे जो प्रमुख पदों पे बैठे हैं। ब्रेक ये लगा हुआ है, सब पैसे कमाने में है। अब देख लीजिए, आप तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ तो पैसा बड़ा क्या आरोप लगा रहे, सब पैसा ले रहे हैं, बताओ भाई सब ऐसा कोई मंत्री इतिहास सबका मतलब कौन था? ऐसा ऐसा कोई, आप प्रमुख के ऊपर अभी देखिए, प्रमुख जो है उनके घोटाले का उन पर आरोप लगा था, पेड़ कटवाने का, सरकारी संपत्ति में से केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है उनके ऊपर। और मंत्री खुद यही बात बताइए, टोल का आपने देवबंद टोल पे 175 रुपए का टोल आप वसूलते हैं लोगों से, क्या तुक बैठता है भाई? देवबंद से आप रोहाना जाते हैं 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो गागा लेडी से रोहाना लगभग 50 किलोमीटर का है, तो गागा लेडी से जो रोहाना जा रहा है वो भी आपको 175 रुपए का टोल भरेगा। जो देवबंद से रोहाना 15 किलोमीटर चल रहा है वो भी 175 का टोल भरेगा। जो उसके लिए पहले एक सर्विस रोड थी, 350 रुपये सर्विस रोड आप मंत्री जी ने अपना तय करके कमीशन टोल वालों से वो सर्विस रोड तक आपने बंद करवा दी। आम आदमी जिस आदमी की हैसियत नहीं 180-200 रुपए टोल देने की, आपने बात सेटिंग करके टोल वालों से, उच्च अधिकारियों से सेटिंग करके आपने वहां पे बैरिकेटिंग लगवा दी, कोई आदमी जा ना सके, 175 का टोल लेगा। तो ये तो निहायत ही हिटलर शाही है, ये तो अंग्रेजों के जमाने से जिस हिसाब से कर वसूला करते थे उससे ज्यादा कर ये लोग वसूल रहे आज की तारीख में। तो हमने क्या विकास करा? देवबंद में अंग्रेजों जमाने की सरकार चल रही है। अंग्रेजों के जमाने की सरकार चल रही है। आप बताइए, कोई आदमी किसी को डॉक्टर का दिखाना पड़ जाए, मुजफ्फरनगर में अच्छे डॉक्टर आदमी ले जाता है, 300 रुपए तो आदमी 300-350 रुपए डॉक्टर की फीस भरेगा, और 175 दोनों साइड का 350 रुपए आप टोल दे दोगे। रिश्तेदारों में जाना बंद कर दिया लोग। रिश्तेदारी में जाने सही सच बता रहा हूँ भाई, इतना का छेलने लग जा रहा है जितना कि आपको टोल जा रहा है। टोल लग जाता है। और हम तो ये बात कहते हैं, मंत्री जी को भी हमने कहा, पहले लोगों को भी कहा कि यार आप इतने बड़े मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी आपका विभाग है, और उपसा ने ये सड़क बनाई है, कितनी बड़ी बात है, मुख्यमंत्री आपके करीबी है, आप जाकर मुख्यमंत्री से कहिए ना कि यार मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए, जो रोहाना से लेके गागालेडी तक के लोग हैं उनके लिए टोल माफ कराइए। ये तो नितिन गडकरी भी कहते हैं, जिस क्षेत्र में सड़क बनेगी तो उन लोगों के लिए टोल माफ होना चाहिए। आप लोग माफ करवाने की जगह बल्कि वसूली करवा लोगों से। जो 15 किलोमीटर चल रहा है वो भी इतने का टोल दे रहा है, जो 50 किलोमीटर चल रहा है वो भी टोल इतने का ही दे रहा है। तो ये तो न्यायती है, जाति आप लोगों के साथ। मतलब लगता है कि मंत्री जी कहने के नहीं चाहते कि जो लोग नहीं चाहते क्या? उन्हें कहीं ना कहीं किस चीज का लाभ मिल रहा होगा, मुझे नहीं मालूम किस तरीके का लाभ मिल रहा है। ये टोल वालों से उनकी रिश्तेदारी है, या तो उनकी रिश्तेदारी है, या उन्हें किस चीज का लाभ मिल रहा है कि वो आप अपने क्षेत्र के लोगों से पहले टोल वालों के हितों की बात सोच रहे हैं। मैं अपने अगर हमें आज विधायक हम बन जाते 2022 में, तो हम चाहे दूसरे दिन ही हम कुछ ही करना पड़ता, हम लोगों का टोल माफ करवाते। और इस बार भी हमारे ये प्रमुख एजेंडे में, अगर हम लोग इस बार विधायक बनाए तो देवबंद क्षेत्र के किसी लोग को, देवबंद क्षेत्र छोड़िए, रामपुर का जो लगता हो गाड़ी तक, देवबंद देहात तक का क्षेत्र जो लगता है इस पे पूरे हाईवे पे, हम किसी का 1 रुपया टोल पे नहीं देने देंगे। लेकिन आप सबसे बड़ा विपक्ष हो और कार्तिक रानी चुप है टोल को लेकर। सबसे बड़ा विपक्ष है समाजवादी पार्टी, और कार्तिक राणा टोल को लेकर चुप है, जबकि बड़ा ये तो मुद्दा है। देखिए, हम लोगों ने तो विपक्ष तो सबसे बड़े है ना। हम लोगों ने टोल का मुद्दा हमेशा उठाया है, और हम लोगों ने इस संबंध में उच्च अधिकारी से बात करी। और चूंकि विपक्ष के तौर पे हम लोग एक सीमित कैपेसिटी में काम कर सकते हैं। हम जो प्रशासन से जो काम करवाने वाला है, शासन से जो चीज, कार्तिक जी आवाज तो बुलंद कर सकते हैं, आवाज हम बुलंद करते हैं, बिल्कुल। हम लोग तो हर प्लेटफॉर्म पे हमने दर्जे तब बिछाते हैं जब खुद का चुनाव होता है, हार जीत खुद की होती है। लेकिन जनता के लिए आप कभी क्यों नहीं, आप बताइए, हम क्यों नहीं, हमने गन्ने मिल में धरना प्रदर्शन में कार्तिक राणा आगे रहे। कोई भी अगर कोई देवबंद में वाक्य हो जाता है एसडीएम कोर्ट में, कार्तिक राणा तहसील में हमने धरना कराई पिछले कुछ टाइम पहले। इसको लेके भी हम लोग कई बार आवाज उठा चुके हैं, टोल वाले मुद्दे को लेके कई बार हम लोग लोगों को लेके हम लोग दरी बिछा चुके हैं वहां पे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कले क्या भाई, सामने वाले की भाई सरकार है, और योगी जी राहत तो मिलनी चाहिए टोल पे, फिर टोल पे राहत तो मिलनी चाहिए लोकल के लोगों को। भाई जो आदमी 20-30-50 किलोमीटर चल रहा है, सपोज यहाँ सहारनपुर से मुजफ्फरनगर जाने वाला व्यक्ति है, वो 175 जाएगा, 175 वापसी दे के आएगा, तो उसे राहत तो मिलनी चाहिए ना। राहत तो मिल रही है ना, लोग वोट दे रहे हैं ना बीजेपी को, बीजेपी भी दे रही है ना टोल। जो लोग वोट दे रहे हैं
लगता है कि सरकार हमारी है, है? लगता है कि सरकार हमारी है। भाई जो लोग वोट दे रहे हैं उन्हें टोल तोहफे में दे तो रही है भारतीय जनता पार्टी। चलिए कार्तिक जी वापस आते हैं समाजवादी की सियासत पर। आप बड़े दावेदार हैं, नो डाउट, क्योंकि आप बहुत कम वोट से चुनाव जीते हैं 2022 में। आपके नेता ने भी आपको आश्वस्त किया हुआ, लेकिन साथ साथ देखा जाए तो मनोज चौधरी वहां से बड़े जबरदस्त दावेदार है। माविया अली जी जो 2016 में उपचुनाव जीत चुके हैं, वो भी अपनी दावेदारी बहुत मजबूती के साथ, और नेताजी का उनकी जो नजदीकियां है नेताजी के दरबार को लेकर देखा जाए तो जय, और मुस्लिम के एक बड़ा चेहरा है। तो क्या लगता है कि जय इन तीनों लोगों में और भी दावेदार हो सकते हैं, तो कार्तिक राणा कहाँ खड़े हैं, और कैसे आपको लगता है कि 2027 में चुनाव लड़ा जाएगा साइकिल के सिंबल पर? देखिए, जिस रेस में आप हमें दौड़ाना चाह रहे हैं उस रेस का हम हिस्सा नहीं है। हम अपने मिजाज से काम करते हैं, हमारे लोग अपने हिसाब से काम करते हैं क्षेत्र में। मतलब आप तो सीधा ये कह रहे हैं कि वो तो रेस में नहीं है। नहीं, आप तो विवादित बात कर रहे हैं, वो रेस में नहीं है। हम कह रहे हैं जिस रेस में, हम उन्हें नहीं कह रहे, हम आपको कह रहे हैं कि जिस रेस में आप हमें दौड़ाना चाह रहे हैं उस रेस का हम हिस्सा नहीं है। टिकट नहीं मांग रहे आप? है? टिकट नहीं मांग रहे? नहीं, हम तो मांग रहे, हम मांग नहीं रहे, हमने नहीं कभी मांगा। हम आपको बोल रहे 22 में भी हमने नहीं मांगा था। पिताजी के दरबार में तो गए थे आप, जाते रहते हैं? जाते रहते, मेरे संबंध है, पारिवारिक संबंध है, मैं जाता हूँ। टिकट मैंने कभी जीवन में नहीं मांगा किससे। हालांकि उन्होंने मुझे 2022 से बुला के दिया, 2027 के लिए भी उन्होंने मुझे बुलाया। आप तो कह रहे कि मुझे आश्वस्त किया हुआ। अब हम बता रहे ना, ये बताइए, हमने यही तो कहा, उन्होंने हमें आश्वस्त किया हुआ है, हमने ये तो नहीं कहा हमने टिकट मांगा। आता है फर्क आता है दोनों बातों में। हमने सिर्फ ये बात बोली कि उन्होंने हमें आश्वस्त किया हुआ है, हमने ये नहीं कहा कभी भी कि हम टिकट मांगते पार्टी में जाके, हमने कभी नहीं मांगा। हमने कुर्बानी दे रखी है समाजवादी पार्टी के लिए, हमारे बड़ों ने 10 साल से हम लोग, मैं संघर्ष कर रहा हूँ और माननीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा हुआ हूँ। और अखिलेश यादव जी भी इतना, मतलब उनका ऐसा ओवर है कि उन्होंने कभी मुझे कहने का मौका दिया। 2022 में उन्होंने मुझे कहने का मौका थोड़ा ना दिया कि जी मैं मान्य जी मैं चुनाव लड़े। उन्होंने खुद मुझे बुलाया कि राणा तुम चुनाव लड़ो, देवबंद से तैयारी करो। और जब मैं चुनाव 2022 का भी हार गया, 22 के चुनाव हारने के बाद 3 महीने बाद उन्होंने मीटिंग बुलाई। जो 103 प्रत्याशी थे, जो सीटें बहुत करीबी वोटों से हारी थी, उनमें से सिर्फ 35 लोगों को उन्होंने बुलाया। 35 लोगों को बुला के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप ही लोगों के माध्यम से ये बात कही कि जो प्रत्याशी 5% से कम से हारे हुए उन्हें समाजवादी पार्टी दोबारा चुनाव लड़ाएगी, अपनी तैयारी करिए। और हम तो 3% से कम से हारे हुए, हम तो 5% की बात नहीं है। हम लोग इसलिए आश्वस्त हैं। आपने कुर्बानी का जिक्र किया कि हमने कुर्बानी दी हुई है समाजवादी पार्टी को लेके, बड़ी बात है ये। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि एकमात्र एक व्यक्ति राजेंद्र सिंह राणा थे जिन्होंने लोकतांत्रिक बहुजन समाज पार्टी बनाई थी और बड़ा सपोर्ट दिया था मुलायम सिंह यादव जी, तब सत्ता के एक बड़े मठाधीश बनकर मुख्यमंत्री बने थे। वास्तव में कुर्बानी माना जा सकता है। क्या अखिलेश यादव जी को वो कुर्बानी आज भी याद है? याद ना होती तो 2022 में चुनाव लड़ाते हो। हमें 2022 में अब तो पारिवारिक संबंध भी बता रहे हैं ना। पारिवारिक संबंध है, वो लोग मानते हैं आज भी। बड़े बड़े नेता होते हैं, मेरी कार्तिक राणा क्या हैसियत है, क्या औकात है? इतने बड़े बड़े सांसद, विधायक, मंत्री, एमपी, पूर्व एमपी वहां पे रहते हैं, लेकिन वो लोगों में 100 लोगों में कार्तिक राणा को अलग बुलाते हैं। जो टिकट मांग रहे हैं उन टिकट की दौड़ साहब बाहर है। देखिए, ऐसा ना, हमने आपको बताया कि हम उस रेस का कभी हिस्सा है ही नहीं, थे ही नहीं जिस रेस का हिस्सा आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मांगे, सबको अधिकार है, मांगिए, आप मेहनत कीजिए क्षेत्र के लिए। झपटना चाहते हैं बाकी और है? आप तो कहना चाह रहे कि झपटना चाहते हैं। हमने तो नहीं कहा कि झपटना चाहते हैं, हम बाकी और की बात ही नहीं कर रहे। आप ये बात हमारी समझ नहीं पा रहे जी कि हम किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचते, हम किसी के बारे में बुरे नहीं सोचते, हम किसी बारे में सोचते ही नहीं है। हमें फर्क ही नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है। हमारी अपनी लाइन, अपने लाइन के हिसाब से काम करते हैं। कोई कह रहा हो कि भाई मेरा टिकट हो रहा है, भाई तेरा तो बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। कोई कह रहा है जी मेरा नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है। 27 चुनाव लड़ेंगे निश्चित रूप से, 27 चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। अंतर बड़ा होगा इस बार है, अंतर बड़ा होगा जीत का। देखिए, अंतर कुछ भी हो, लेकिन हमारी प्राथमिकता, हमारे एजेंडे, हमारे लोगों की पुकार है, इस बार जनता की पुकार है। कार्तिक राणा, हम लोगों ने संघर्ष करा है पिछले 8 सालों में। सड़क पे अगर किसी ने संघर्ष करा है वो हम लोगों ने करा है। यहाँ पे पूरी सरकार, पूरे जनपद में बड़े बड़े नेता हैं, विपक्ष पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन आप बताइए, ब्लॉक प्रमुखी में इतने बड़े बड़े जब नेता है तो ब्लॉक प्रमुख में 11 ब्लॉकों में से 10 ब्लॉकों में पर्चा क्यों नहीं भरा गया? और एक 26 साल के लड़के ने अपना नामांकन भी दाखिल करवा लिया और चुनाव भी लड़ा, ये जानते हुए
कि सरकार खिलाफ है, मुख्यमंत्री की पूरी पूरी भागीदारी रहेगी चुनाव हरवाने में, उसके बावजूद हार का मालूम होते हुए भी हम लोगों ने चुनाव लड़ा और आखिरी दम तक लड़ा और उसके बाद संघर्ष करा, हार का ठेका, मुकदमे झेले। हार का ठेका मुख्यमंत्री जी के सिर पे फोड़ रहे हैं आप। मुख्यमंत्री ने 2 बार फोन करा, मुझे डीएम ने बताया, यहाँ के कौन जो किया? मौजूदा कलेक्टर थे उन्होंने बताया, 2 बार मेरे पास फोन आया। कार्तिकी से बात करा दी नहीं, और देखिए मैं तो बात कर ही नहीं सकता, मेरे पे तो अखिलेश यादव जी का मार्का लगा हुआ है, ठप्पा में अखिलेश यादव जी का लगा हुआ है हमारे। अच्छा, कलेक्ट्रेट के पास फोन आया कि जो चुनाव को मैनेज करो? चुनाव को मैनेज करने के लिए फोन आया, क्योंकि हमारे साथ संख्या बल ज्यादा लोग थे हमारे साथ मौके पर। उस दिन आपने देखा ही था, उस दिन जिला मजिस्ट्रेट के पास फोन आया कि आप जाके चुनाव की घोषणा कीजिए भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के लिए। पहली बार डीएम ने मना कर डिक्लेयर करने के लिए। अखिलेश जी थे उस समय? हाँ, जो भी थे, मैं नाम नहीं लूंगा। दोबारा फिर फोन करा, दोबारा उन्होंने कहा जी साहब मैं करता हूँ, तब नहीं करा उन्होंने। फिर तीसरी बार आपको आईजी रैंक के अधिकारी को देवबंद भेजना पड़ा और आपको अपने एक और मुजफ्फरनगर डीएम को आपको भेजना पड़ा यहाँ पे ऐलान करने के लिए। और पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे लेट ऐलान देवबंद विधानसभा से देवबंद लोग का हुआ। 8 बजे आपको घोषणा करनी पड़ी और वो भी 50,000 लोगों पे लाठीचार्ज करवा के। 15,000 आपको पुलिस फोर्स। इतनी कभी दंगे में, जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था या देवबंद जब भी कभी दंगा की कोई ऐसी घटना हुई, तब आपको इतनी फोर्स नहीं बुलानी पड़ी जितनी आपको एक ब्रह्ममुखी के चुनाव में बुलानी पड़ गई। कार्तिक राणा वो ये चुनाव भी लड़ा जाएगा देवबंद से, लेकिन चुनाव देवबंद विधानसभा का रहेगा, तो क्या लगता है कि दोबारा वो चीज दोहराई जा सकती है? दोहराए, हम तैयार है, दर्ज लेके हम हर चीज से तैयार है। क्योंकि ऐसा है ना, इन लोगों से लड़ने के लिए इनकी तरह ही बनना पड़ेगा। पिछली बार हमें समय कम मिला, इन्होंने हमारे उस चीज का लाभ उठाया। इस बार हमें समय भी पूरा मिलेगा और तैयारी भी हमारी पूरी रहेगी। इस बार आप करिए ना, आइए मैदान में, उठाइए लट, आप बुलाइए पुलिस फोर्स। इस बार हम देखेंगे आपको। लड़ाई जाएगा, बस लड़ा जाएगा निश्चित रूप से। जैसे भाई इस देश को बचाना है तो लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। संदेश क्या देना चाहेंगे? पूरी जनता आपको देख रही है, पूरा देश आपको देख रहा है और देवबंद विशेष रूप से आपको देख रहा है। भाई संदेश तो मैं सिर्फ अपने लोगों को ये देना चाहता हूँ कि इन लोगों की छाप से बाहर निकल जाइए। हिंदू मुस्लिम ये लोग करते हैं, उससे कोई लाभ नहीं है। को दिन पे दिन ये लोग तोड़ रहे हैं। किसान गन्ने की बात हो गन्ने में, मुआवजे की बात हो मुआवजे में, और मूलभूत सुविधाओं की बात हो मूलभूत सुविधाओं में, टोल में आप लोगों का निरंतर आपका नुकसान कर रहे हैं अपने प्रोपेगेंडा करके। और आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, समाजवादी पार्टी को इस बार सपोर्ट कीजिए, कार्तिक राणा को आप सपोर्ट कीजिए। मेरा आपसे ये वादा है कि जो आपकी मूलभूत सुविधा है उन्हें हम लोग अगले 5 साल में जब आप बना देंगे, सारी पूरी करने का काम करेंगे। और मुख्य एजेंडे पे हमारा देवबंद टोल है। टोल अगर आपके क्षेत्र के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए अगर फ्री ना करा दिया तो आप दोबारा कभी वोट मत दीजिएगा। स्टेडियम की बात भी आप बोल रहे थे, और 90 करोड़ स्टेडियम का जो 90 करोड़ का पैसा आया था, दोबारा शासन से पारित करवा के, और युवाओं के लिए, चूंकि बहुत सारे युवा हमारे तैयारी में लगे हैं, मिलिट्री के, पुलिस फोर्स के, खेल कूद के, सबके लिए एक बड़ा स्टेडियम बनवाने का हम लोग करेंगे। तो कार्तिक राणा को आपने सुना है, तमाम मुद्दे थे, तमाम बातचीत थी और चुनाव की बातें भी की गई है। और 1 नहीं 2 नहीं 55 इंजन की सरकार की बात की गई है। आपने सुना। वीडियो में बस अभी इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।